मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। हम पूर्व के वीडियो में शीत युद्ध के अर्थ के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस जो मैं वीडियो पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं उसमें हम शीत युद्ध की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का दौर आया उसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियां वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने कई साधनों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी विचारधारा को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक देशों को अपनी विचारधारा में शामिल करने का प्रयास किया। यही कारण है कि कई ऐसे दौर आए, कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जब ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध वास्तव में सशस्त्र युद्ध में परिणित हो सकता है, लेकिन वो परिणित नहीं हो पाया। तो वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण शीत युद्ध सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित नहीं हो पाया, इन्हें भी हमें जानना जरूरी है। लेकिन इस दौर में या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम शीत युद्ध के अर्थ के बारे में, जिसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, उस पर एक बार पुनः अपनी दृष्टि दौड़ा लेते हैं, एक बार पुनः उसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो शीत युद्ध का अभिप्राय मुख्यतः दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य संघर्ष से था। यह मुख्यतः दो महाशक्तियों की विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। जहां अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो यह मुख्यतः दो विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। इस प्रकार जो शीत युद्ध था, ये इसके अंतर्गत दोनों ही महाशक्तियां वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व के अधिक से अधिक देशों को अपने विचारधारात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करने लगी। लेकिन शीत युद्ध वास्तव में सशस्त्र युद्ध नहीं था, यह प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष युद्ध था। क्योंकि कई बार युद्ध की परिस्थितियां तो पैदा हुई, लेकिन दोनों महाशक्तियों के मध्य कभी भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसे कई विद्वानों ने कूटनीतिक युद्ध, कुछ विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक युद्ध, स्नायु युद्ध, सशस्त्र शांति का युद्ध भी कहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों ही महाशक्तियां कूटनीतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, विचारधारात्मक रूप से दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे को पराजित करने में लगी रहती थी। नेहरू जी ने इसके लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, निलंबित मृत्युदंड का वातावरण। तो इस प्रकार जो शीत युद्ध है, ये दोनों ही महाशक्तियों के मध्य वैचारिक संघर्ष का परिणाम थी। यद्यपि इसके जो बीज हैं, इसके प्रारंभिक लक्षण हमें जो 1917 के समय से ही, जब लेनिन ने सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना की, तब से ही नजर आती हैं। तब उस दौर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपनी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ने लगे। इस बीच जर्मनी में हिटलर ने जब फांसीवाद की विचारधारा का जब आरंभ किया, तो ये जो अभी तक द्विकोणीय जो मसला था वो त्रिकोणीय हो गया और तीनों ही जो महाशक्तियां वैचारिक रूप से एक दूसरे की विचारधाराओं के ऊपर अपनी विचारधारा की विजय चाहने लगी। लेकिन संयोगवश उस समय अनेक कारणों के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ को जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध एकजुट होना पड़ा। इस प्रकार अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस का एक गुट बना और दूसरे गुट में जर्मनी, जापान और इटली थे। लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध में इस सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस वाले गुट, जिसे मित्र देश भी कहा गया, इनकी जीत हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस गुट की जीत तो हो गई, लेकिन चूंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही अलग अलग विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे,
इसलिए ही दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे की विचारधारा को परास्त करना चाहती थी। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन शीत युद्ध का एक तरीके से आरंभ हो गया। यदि हम इस दौर की चर्चा करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध जिस रूप में आगे बढ़ा, तो सबसे पहले मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि फुलटन जो अमेरिका में एक जगह है, वहां पर ब्रिटेन के उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे, उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी बात कही कि दुनिया के देशों पर लोहा आवरण गिरता जा रहा है, अर्थात दुनिया के देशों को साम्यवादी विचारधारा उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उनको अपनी ओर खींच रही है, उनको जबरदस्ती अपनी रूप में शामिल कर रही है। तो इसे रोकना बहुत जरूरी है। जब राष्ट्रपति ट्रूमैन ने चर्चिल के इस भाषण को सुना, तो उसके बाद उन्होंने इसके विरोध में साम्यवाद अर्थात साम्यवाद के प्रतिरोध अथवा परिसीमन की नीति अपनाई। उन्होंने 12 मार्च 1947 को यह घोषणा की कि अमेरिका दुनिया के देशों को साम्यवाद से बचाएगा और इन स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। चूंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध का केंद्र मुख्यतः यूरोप था, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनधन की सबसे बड़ी हानि भी यूरोप में हुई थी। तो इसलिए दोनों ही महाशक्तियां मुख्यतः इन यूरोपीय देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। इसीलिए ट्रूमैन ने तुर्की, यूनान जैसे देशों को साम्यवाद में जाने से रोकने के लिए उनको अधिक आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। इसी की अगली कड़ी में जो अमेरिकी विदेश सचिव थे तत्कालीन, उन्होंने अप्रैल 1948 में पश्चिमी यूरोपीय देश जिनको द्वितीय विश्व युद्ध में जिनकी काफी जनधन हानि हुई, उनकी आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने मार्शल योजना प्रस्तुत की। मार्शल योजना के द्वारा यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन इसके पीछे जो मूल मंतव्य था वो था साम्यवाद का अवरोधन, साम्यवाद को रोकना। जिस प्रकार अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना को स्वीकार किया, उसे चलाया, इसी प्रकार दूसरी तरफ सोवियत संघ द्वारा भी कई गतिविधियां संचालित की गई। जैसे 1919 में उन्होंने कोमिंटर्न नाम एक संस्था बनाई थी, जिसका उन्होंने 1943 में भंग किया, लेकिन 1947 में इसे नए कॉमन कम्यून इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से उसे स्थापित किया। इसके अलावा सोवियत संघ के द्वारा 1949 में काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस नामक अर्थात परस्पर आर्थिक सहायता परिषद बनाई गई। इसका उद्देश्य था सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसका मुख्यालय भी मॉस्को था। इस प्रकार अमेरिका के विरोध में सोवियत संघ द्वारा भी कई संस्थाएं बनाई गई और अपने समर्थक देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी गई, तथा जो तटस्थ देश थे उनको अपने गुट में शामिल करने के लिए भी उनको साम्यवादी जो गुट था सोवियत संघ द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। 1950 में इसी प्रकार सोवियत संघ ने पूंजीवाद के प्रभाव को कम करने के लिए और साम्यवादी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मॉस्को प्लान का शुभारंभ किया। अब ये तो इनकी योजनाएं थी जिसके द्वारा इन्होंने अपने अपने गुट को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा दोनों ही गुटों के द्वारा कई सैनिक गतिविधियां भी संचालित की गई, कई सैनिक संगठन भी बनाए गए। उदाहरण के लिए यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल संधि हुई थी, उसके द्वारा नाटो की स्थापना की, नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस समय जब इसकी स्थापना हुई इसमें 12 देश थे, अब वर्तमान में 30 हो गए। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। इसके सदस्य देशों को हम शांति के लिए भागीदार देशों की संज्ञा भी दी जाती है। इस संगठन
जो बनाया गया था इसका उद्देश्य था साम्यवाद के प्रभाव को कम करना। साम्यवाद की विचारधारा जिसका अगुआ सोवियत संघ था, उसकी विचारधारा को कम करने के लिए अमेरिका के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। एक दूसरा संगठन है एंजस। इसमें सदस्य देश थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका। 1952 में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था एशियाई जो क्षेत्र है उसमें साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इसे नाटो का एशियाई प्रशांत संस्करण, माफी चाहूंगा, इसका जो उद्देश्य था, जो प्रशांतीय जो एशियाई क्षेत्र है उसमें साम्यवाद के प्रादुर्भाव को रोकना, साम्यवाद को आने से रोकना। नेक्स्ट है सीटो। इसकी स्थापना हुई 8 सितंबर 1954 को बैंकॉक में। इसे नाटो का एशियाई संस्करण भी कहते हैं क्योंकि इसका मूल उद्देश्य था मुख्यतः एशियाई देशों में साम्यवाद को आने से रोकना। इसमें मूलतः 8 देश थे: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस और थाईलैंड। इसका पूरा नाम था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार एक नया संगठन 1955 में बनाया गया, उसका नाम था सेंटो। ये मुख्यतः पश्चिमी एशियाई देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया। इसकी जो स्थापना बगदाद संधि के द्वारा हुई थी। 1958 में जब इसमें से इराक निकल गया तब इसका नाम सेंटो पड़ा। उसका प्रारंभिक नाम बगदाद पैक्ट ही था, लेकिन जब इराक के निकलने के पश्चात इसका नाम सेंटो रख दिया गया। इसमें मूलतः 5 देश थे: ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और ब्रिटेन। इसमें यद्यपि अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका ने इस संगठन के साथ वादा किया था कि यदि आपके ऊपर कोई आंच आती है तो मैं आपकी सहायता करूंगा। इस प्रकार इन सभी संगठनों का मूल उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था, जिनकी स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई। इसमें स्वयं अमेरिका शामिल था, अन्यथा उसने एक जो संगठन बनाए उसमें अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग का वादा किया। अमेरिका के द्वारा इन संगठनों के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के द्वारा भी इसी प्रकार सैन्य गतिविधियां संचालित की गई, उनके द्वारा भी सैन्य संगठन बनाए गए। यदि हम बात करें उनके सैन्य संगठन की, तो नाटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के द्वारा 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट नाम से सैनिक संगठन की स्थापना की गई। इसमें 8 देश थे, जिसमें सोवियत संघ तो स्वयं था ही, इसके अलावा पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और चेकोस्लोवाकिया, ये 8 देश इसमें शामिल थे। इस प्रकार जहां अमेरिका के द्वारा कुछ सैनिक संगठन बनाए गए, इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के द्वारा भी कुछ सैनिक संगठन बनाकर उनका जवाब दिया गया। इस प्रकार एक डर का माहौल वैश्विक राजनीति में पैदा हुआ, जहां दोनों ही महाशक्ति सैन्य संगठन बनाकर एक दूसरे की विचारधारा को, एक दूसरे के सैन्य शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। इसी दौर में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे बर्लिन की नाकाबंदी हम कहते हैं, इसे भी जान लेते हैं। जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया तो इसमें जर्मनी को बहुत जनधन हानि हुई, जर्मनी परास्त हुआ इस युद्ध में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से कब्जा हम कैसे हटाएं, इसको लेकर फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ, जुलाई 1945 में पोट्सडम सम्मेलन हुए। विचार किया गया कि जर्मनी से कब्जा हटाना है, किस प्रकार उसमें लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। लेकिन वास्तव में सोवियत संघ जर्मनी से अपना कब्जा नहीं हटाना चाहता था।
जब कई दौरों की बातचीत शुरू हुई और उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो जो पश्चिम जर्मनी का क्षेत्र है, जिन पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने नियंत्रण स्थापित कर रखा था, वहां एक नई मुद्रा लागू करने का फैसला लिया। जैसे ही इस फैसले का पता सोवियत संघ को पता लगा, सोवियत संघ नाराज हो गया और उसने जून 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। जो उसके नियंत्रण क्षेत्र में था उसकी नाकाबंदी कर दी। चूंकि पश्चिमी जर्मनी जाने का जो रास्ता था वो पूर्वी जर्मनी से होकर ही था, इसलिए जब नाकाबंदी हो गई तो अमेरिका ने एयरक्राफ्ट, अर्थात वायुसेना जिसे अपन बोलते हैं, वायुयान बोलते हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट के द्वारा अपने नियंत्रण क्षेत्र में सामग्री भेजी और इस प्रकार जर्मनी तब दो विभागों में विभाजित हो गया। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने 21 सितंबर 1949 को जो उनका नियंत्रण क्षेत्र था पश्चिम जर्मनी, उसमें फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी FRG अर्थात जर्मन संघीय गणराज्य गणतंत्र की स्थापना की, अलग देश की। इसे पश्चिमी जर्मनी कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में, इसके जवाब में सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी जो उसके नियंत्रण क्षेत्र में था, वहां 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की। इस प्रकार पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी दो अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में उनका अस्तित्व आया। एक दोनों ही देशों में आपसी आवागमन को रोकने के लिए 1961 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक बर्लिन की दीवार बना दी गई। कभी जब क्रिसमस का त्यौहार होता था तो उन गेट को खोल दिया जाता था, जिससे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के लोग आपस में मिल सकते थे, लेकिन दोनों के मध्य एक बर्लिन की दीवार खींच दी गई, एक सामान्य आवागमन को रोक दिया गया। लेकिन नवंबर 1989 में जब वो शीत युद्ध की समाप्ति का जब दौर चल रहा था, तो उसमें दोनों देशों के मध्य सहयोग बढ़ा और इस बर्लिन की दीवार को ढहा दिया गया और अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी मिलकर एक जर्मनी के रूप में एकीकृत हो गए। तो इस प्रकार ये जो बर्लिन की नाकाबंदी वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चूंकि इसी दौर की कहानी है, इसीलिए हमने जो अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा संचालित सैन्य गतिविधियों में भी इस टॉपिक को हमने शामिल किया, बर्लिन की नाकाबंदी को। तो ये प्रारंभिक दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपने अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए, वैश्विक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए अपनी अपनी योजनाएं चलाई। दुनिया के तटस्थ देशों को, दुनिया के अन्य देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया। इसके लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा दोनों ही देशों के द्वारा सैन्य गतिविधियां संचालित की गई, सैन्य गुट बनाए गए। तो इस प्रकार पूरा विश्व लगभग उस समय इस शीत युद्ध के भय से बहुत ज़्यादा आतंकित था। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जब ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध सशस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता है, लेकिन ये उसी समय कुछ तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से ये शीत युद्ध सैन्य युद्ध में या सशस्त्र युद्ध में परिणत नहीं हो पाया। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में इसके बाद की जो दौर हैं, शीत युद्ध का जो दौर है, उसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।